हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अरीबा। आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम लोग यूनिट 1 कवर करेंगे, जिसमें हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, मैंने इन तीनों में से 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। 15 क्वेश्चन हम आज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको लिखना सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है हम उसको वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करें। कुछ चीज़ें हम वर्ड्स में लिखेंगे, कुछ चीज़ें हम डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किए, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी वो 5 मार्क्स के हिसाब से दूंगी। ठीक है, तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद डायग्राम। क्या आपको डिफाइन करना है? क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद डायग्राम। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको डायग्राम से बनानी है। ठीक है, बतानी है। आंसर लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आई? ठीक है, तो माइक्रोस्पोर का बनना, क्या चीज? माइक्रोस्पोर का बनना। माइक्रोस्पोर ही आपका पॉलन ग्रेन है। माइक्रोस्पोर ही आपका पॉलन ग्रेन है। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहां से? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अच्छा, ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। सी, दिस इज एंथर। एंथर की 4 वॉल है। ठीक है, एंथर की 4 वॉल है और यहाँ पे बीच में क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। ये कौन सा टिश्यू है? स्पोरोजेनस टिश्यू। क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो है डिप्लॉइड। क्या है? डिप्लॉइड। जब भी किसी भी डिप्लॉइड चीज से हैप्लॉइड चीज बननी होती है, कभी भी किसी भी डिप्लॉइड चीज से हैप्लॉइड चीज बननी होती है, तो हम उस पर करते हैं मियोसिस। क्या करते हैं उस पर? मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है कि जो डिप्लॉइड सेल है वो हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर जेनेटिक पोलैरिटी 2n है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? n में। इतनी बात सबको पता है। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था सेल बायोलॉजी में, कि डिप्लॉइड टिश्यू को हैप्लॉइड टिश्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें मियोसिस करनी पड़ती है। तो स्पोरोजेनस टिश्यू है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो क्या है? डिप्लॉइड टिश्यू। तो हम क्या करेंगे? उसे हैप्लॉइड टिश्यू में कन्वर्ट करना है। हम उसके लिए क्या करेंगे? मियोसिस। देखो क्या होगा। ये मैंने बनाया MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनाया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें हुई मियोसिस। इसमें क्या हुई बच्चों? मियोसिस। ठीक है, एक मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 सेल। एक मियोसिस हुई, 4 सेल बने, मतलब एक MMC ने 4 माइक्रोस्पोर्स दिए। क्या हुआ? 4 माइक्रोस्पोर दिए। ठीक है, ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या कहलाएंगे? पॉलन ग्रेन कहलाएंगे। तो आपको ये पता चल गया कि एक MMC से 4 पॉलन ग्रेन आते हैं। कितने? 4 पॉलन ग्रेन। फ्रॉम 1 MMC वी गेट 4 पॉलन ग्रेन। और एक MMC के अंदर एक मियोसिस होता है और पॉलन ग्रेन बन जाता है। बात समझ में आ गई? इतना ही प्रोसेस है। देन व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको इसे और डिफाइन करना है तो आप पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। वो अलग से दिया हुआ है NCERT में। लेकिन आपसे प्रोसेस पूछे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि आपके पास क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि एंथर के अंदर होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू जो रहता है उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल का मिलके बना होता है, वो डिप्लॉइड होता है। वो किस में कन्वर्ट होता है? हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है वाया मियोसिस। ठीक है,
और मियोसिस कन्वर्ट होने के बाद जो हैप्लॉइड सेल बनती है उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, और उसी माइक्रोस्पोर को आगे चल के हम पॉलन ग्रेन का नाम देते हैं। डायग्राम बनाना हो तो आप एंथर का डायग्राम बना सकते हैं, मैंने आपको अभी बना के दिखाया था, और मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ वो एनसीईआरटी में कहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 22 पे बना हुआ है, उसमें एंथर की चारों लेयर्स दी हुई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपटम, ठीक है। टेपटम के अंदर वाला जो टिश्यू है वो स्पोरोजेनस टिश्यू, आप इस डायग्राम को दिखा सकते हो। बाकी आपको पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिखाना, तो पॉलन ग्रेन जो है इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये वाली जो सेल रहती है वो कौन सी रहती है, वेजिटेटिव सेल, कौन सी, वेजिटेटिव सेल, और यहाँ रहती है जनरेटिव सेल। ऐसा कहा जाता है जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है ना, तो ऐसे लिखा जाता है कि वेजिटेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जनरेटिव सेल, ठीक है। तो आप ये डायग्राम दिखा सकते हो पॉलन ग्रेन का, दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज जनरेटिव सेल, और एक लाइन लिख सकते हो कि जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना दिखा सकते हो, तो आपका ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सोचो क्वेश्चन कितना इजी था, क्या था, डिस्क्राइब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विद डायग्राम, है ना, इतना ही क्वेश्चन था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछा था, उसको हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, फिर हमने डायग्राम से ये बताया कि डिप्लॉयड टिश्यू रहता है उसको हम लोग हैप्लॉइड स्पोर्स में चेंज करते हैं, वो कम हम वाया मियोसिस करेंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद दो डायग्राम दिखा दिए, एक एंथर का डायग्राम दिखा दिया, एक पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिखा दिया, तो हमारा आंसर भी लिख गया और ये डायग्राम से भी सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल, है ना, हमें क्या बताना है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। क्या बच्चा, आपको एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट डिस्क्राइब करना है, ठीक है। जैसे आपने पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट दिखाया ना, अभी आपको वैसे ही एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट दिखाना है। सबसे पहले एक बात समझ लो, ये है हमारा वेट, ये मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा ओव्यूल, व्हाट इज दिस, दिस इज ओव्यूल, आवर ओव्यूल इज एनाट्रोपस, एनाट्रोपस, आवर ओव्यूल इज एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब होता है जो माइक्रोपाइलर एंड है वो नीचे की तरफ है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, एंड दिस इज चलाज़ल एंड, दिस इज चलाज़ल एंड। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अंदर कुछ सेल्स हैं, इस ओव्यूल के अंदर कुछ सेल्स हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस में से एक सेल, सिंगल सेल न्यूट्रिशन लेके बड़ी होती है। क्या होता है, इसमें से एक सिंगल सेल न्यूट्रिशन लेके बड़ी होती है और वो आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाती है, एम्ब्रियो सेल में। किसमें, एम्ब्रियो सेल में। अब ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, आपको यही प्रोसेस बताना है कि न्यूक्लियस से एम्ब्रियो सेल बना तो बना कैसे, ठीक है। ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डिफरेंट सेल्स है, उसमें से एक सेल न्यूट्रिशन लेके बड़ी होगी और आगे चल के क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सेल बनाएगी। अब आपको प्रोसेस बता देती हूँ, ठीक है, और आप नहीं करती हूँ, पेज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन ही लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. This megaspore, which is formed inside the nucleus, get converted to embryo sac। बात समझ में आई, देखो ये रहा आपका ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल, क्या है, एमएमसी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं, ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है, इसके अंदर होगी मियोसिस, क्या होगी, मियोसिस। पहले की तरह 4 क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे।
उसमें से 3 माइक्रोपाइलट जो है डीजनरेट कर जाते हैं, एक चलाजन फंक्शनल रहता है। एक ही माइक्रोस्पोर यहाँ पे फंक्शनल रहता है, और ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर जो है, फंक्शनल माइक्रोस्पोर कह रही हूँ, मेगास्पोर जो है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में। आपको इसका डेवलपमेंट बताना है। इसका डेवलपमेंट देखिए, ये रहा आपका जो बचा हुआ क्या था, मेगास्पोर। क्या ये मेगास्पोर। इस मेगास्पोर में डिवीजन होता है। कितना डिवीजन होता है? इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। अगर एक बार न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो वो 2 सेल्स दे देता है। 2 सेल्स क्या दे देता है? 2 न्यूक्लियस दे देता है। फिर ये न्यूक्लियस भी डिवाइड कर देगा, यहाँ से सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, सेल्स का नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिस समय मेगास्पोर में न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है, कैरियोकिनेसिस हो रही होती है, उस समय साइटोकिनेसिस नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो साइटोकिनेसिस। एम्ब्रियो सैक बनते टाइम एकदम एंड में साइटोकिनेसिस होती है, उससे पहले सिर्फ कैरियोकिनेसिस चल रही होती है, मतलब सिर्फ आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है। देखिए कैसे होगा, अगर फर्स्ट कैरियोकिनेसिस हुई इसमें तो ये 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो लीजिए मैंने 1 से 2 न्यूक्लियस बना दिया। जो 2 न्यूक्लियस है वो एक यहाँ मूव कर जाता है, एक यहाँ मूव कर जाता है। सेकेंड टाइम क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड कैरियोकिनेसिस होगी, ये स्ट्रक्चर है ना, तो ये जो है 2-2 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, थर्ड कैरियोकिनेसिस भी होती है। जब थर्ड कैरियोकिनेसिस होती है तो 4 न्यूक्लियस यहाँ और 4 न्यूक्लियस यहाँ। थर्ड कैरियोकिनेसिस के बाद 3 कैरियोकिनेसिस के बाद यहाँ पे अभी बीच में एक भी साइटोकिनेसिस नहीं हुई है। एक न्यूक्लियस यहाँ से और एक न्यूक्लियस यहाँ से बीच में आ जाता है। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो इस तरीके का बनता है कि 3 न्यूक्लियस आपके यहाँ रह जाते हैं, 3 न्यूक्लियस आपके यहाँ रह जाते हैं और 2 न्यूक्लियस आपके बीच में रह जाते हैं। अब इसके आगे क्या होता होगा, देखिए इसके आगे क्या होता है, ये था। ठीक है, जो 3 न्यूक्लियस ऊपर थे, ठीक है, ये उसके आगे वॉल आ जाती है और उसको कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं? एंटीपोडल्स। ठीक है, बीच में जो 2 न्यूक्लियस दोनों साइड से आए थे उनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, और नीचे जो 3 न्यूक्लियस बचते हैं उसमें से एक रहता है एग सेल और 2 रहते हैं सिनर्जिड्स। बात समझ में आ गई? ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपके एम्ब्रियो सैक का। आपने एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट देख ली। इसी तरीके से एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है। इट डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोर। मेगास्पोर में 3 कैरियोकिनेसिस होती हैं लगातार। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है। न्यूक्लियस अरेंज होने के बाद नीचे के 3 न्यूक्लियस पे और ऊपर के 3 न्यूक्लियस पे सेल वॉल आ जाती है और फाइनली आपका एम्ब्रियो सैक तैयार हो जाता है। इसी एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। क्यों फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एग है। अब जो पॉलन ग्रेन बना था ना आपका, पॉलन ग्रेन के अंदर माइक्रोस्पोर्स बने थे, वो आके इसी एग सेल से फ्यूज करते हैं। एक पॉलन ग्रेन जो रहता है उसमें 2 मेल गैमेट रहते हैं। एक मेल गैमेट इससे आके फ्यूज करता है, एक मेल गैमेट इससे आके फ्यूज करता है। ठीक है, तो जब एक मेल गैमेट इससे आके फ्यूज करता है तो इसकी पोलैरिटी 2n हो जाती है, और जब एक और मेल गैमेट आके इससे फ्यूज करता है तो इसकी पोलैरिटी कितनी हो जाएगी? ड्रॉप नहीं कर रहा, 3n हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है और ये डिप्लॉइड हो जाता है ना। तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसी तरीके से। इसी इवेंट को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ और एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, 2 फर्टिलाइजेशन होती है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। और जहाँ पे 3n बनता है उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं उसको? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं उसको? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद ही ये जो है एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म में। ये जो है ट्रिपल फ्यूजन के बाद एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आगे चल के डिवीजन के बाद। और ये जो है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डिप्लॉइड हो चुका है। और जाइगोट से ये आगे चल के एम्ब्रियो बना लेगा। क्या बना लेगा? एम्ब्रियो बना लेगा। सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो यही चीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। आपको क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। चलो ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, मैं यहाँ आपको लिख देती हूँ।
जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, उसको आप ऑटोगैमी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटो मतलब होता है खुद में, क्या होता है? खुद में। ठीक है, और गैमी मतलब होता है फ्यूजन। तो ऑटोगैमी का मतलब यहाँ पे आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, बाहर के पॉलिन ग्रेन्स नहीं चाहिए, आपस में ही फ्यूजन हो जाएगा। एक ही फ्लावर है, उसमें आपका मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, उसी फ्लावर के अंदर आपका ये दिस थिंग ओवरी भी है, और उसी में आपका एंथर भी है, और एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन बन जाएंगे। और ये फ्लावर जो रहते हैं ज़्यादातर क्लोज रहते हैं, तो उसमें बाहर से पॉलिन ग्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, आपस में फ्यूजन होता है, इसी को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो है ज़्यादातर आपको पी में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, किसमें देखने के लिए मिलता है? पी में। तो ये हो गई ऑटोगैमी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, देखो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर में या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा। तो ऐसे फ्लावर को क्या कहोगे आप? यूनिसेक्सुअल। क्या कहोगे ऐसे फ्लावर को? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहोगे। क्या कहोगे ऐसे फ्लावर को? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फीमेल फ्लावर है, अगर फीमेल फ्लावर है तो उसको मेल फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर फीमेल फ्लावर है तो उसको मेल फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, और अगर मेल फ्लावर है तो उसको फीमेल फ्लावर की जरूरत पड़ेगी, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉलिन ग्रेन आएंगे वो आउटसाइड से आएंगे, बाहर से आएंगे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो एक चीज है, इसको आप ऑटोगैमी कह लो, इसको क्या कह लो? ऑटोगैमी कह लो। और इसमें दो चीज आती है, क्रॉस पॉलिनेशन में दो चीज आती है, एक आती है जिटेनोगैमी। क्या आती है? एक आती है जिटेनोगैमी, एक आती है जिनोगैमी। एक क्या आती है? जिनोगैमी। बात समझिए, यहाँ पे जो फ्लावर्स रहेंगे, यहाँ पे जो फ्लावर्स रहेंगे उसमें फीमेल पार्ट और मेल पार्ट सिंगल फ्लावर में रहेगा, सिंगल फ्लावर में रहेगा। सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन और एग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये चीज है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन और एग फ्रॉम आउटसाइड। जिटेनोगैमी में क्या होता है, देखो यहाँ पे प्लांट एक है ना, इसके ऊपर जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो दोनों लगे हुए हैं, या तो फीमेल फ्लावर लगा है ना, और उसी प्लांट पे जो है मेल फ्लावर भी लगा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फ्लावर में एक ही पार्ट है, या तो मेल पार्ट या तो फीमेल पार्ट, लेकिन उस प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर लगे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज जेनेटिकली self-pollination. This is genetically self-pollination. But what? But physically it is क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आई? जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट फिजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है? भले यहाँ पे फ्लावर जो है अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही प्लांट के ना, एक ही प्लांट के ऊपर लगे ना, तो यहाँ पर जो आपका पॉलन ग्रेन है या जो भी ओवम होगा वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, यहाँ पे जो एग होगा वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो क्या होगा, एक ही प्लांट में से आ जाएगा। तो दिस इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फिजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओवम वर्ड बॉटनी में नहीं यूज करना, मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो मेरे मुंह से निकल गया, बट आप प्लांट्स के केस में हमेशा एग वर्ड यूज करोगे, ओवम वर्ड नहीं यूज करोगे, वो एनिमल्स के लिए ही यूज होता है। डन? ओके, नाउ व्हाट अबाउट जिनोगैमी? जिनोगैमी अगर हम देखेंगे तो जिनोगैमी में क्या होता है, दो प्लांट होते हैं। ठीक है, दो प्लांट होते हैं, एक प्लांट जो होगा फीमेल होगा, एक प्लांट जो होगा वो मेल होगा। तो यहाँ पे मेल प्लांट भी अलग, फीमेल प्लांट भी अलग। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बाहर से एजेंट्स की जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन करवाने के लिए। क्या होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन कहीं और से किसी और प्लांट का आता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दिस इज कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है और फिजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन ये दिख ही रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर से प्लांट की जरूरत पड़ेगी पॉलिनेशन कराने के लिए। यहाँ पे एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर्स नहीं है, यहाँ पे प्लांट ही अलग अलग है, या तो एक मेल फ्लावर होगा या तो एक फीमेल फ्लावर होगा। तो दिस इज कम्प्लीटली क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो हाइब्रिड वेराइटीज मिल पाएंगी वो आपको यहीं से मिल पाएंगी, बाकी तो ये दो है जेनेटिकली सिमिलर होता है। यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल मिलती ही नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेशन है, आपस में ही हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी तो मिल जाएगी, बट ये है यहाँ पे आपको हाइब्रिड वेराइटीज बहुत सारी मिल जाएंगी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन।
डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। बच्चों आपको डेवलपमेंट बतानी है डाइकॉट एम्ब्रियो की। मैं ये बता दूँ आपको, ये क्वेश्चन आपकी जो गाइड है ना, उसमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ना, और एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ शेप ऑफ एम्ब्रियो दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी और बाकी एनसीईआरटी के हिसाब से ही बता दूंगी। आपका क्वेश्चन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। क्या बताना है आपको? आपको डेवलपमेंट बतानी है डाइकॉट एम्ब्रियो की, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना होगा आपको। मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे पास एक पेपर है, ठीक। देखो एम्ब्रियो का जो शेप होता है, सबसे पहले ग्लोब्यूलर, व्हाट? ग्लोब्यूलर, देन ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, देन मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो का शेप होता है वो ग्लोब्यूलर होता है, देन हार्ट शेप होता है, देन मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। फिर क्या बन जाता है? मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। अगर मैं कलर चेंज करूं तो बच्चों आपको पता है ना कि हम जाइगोट बना चुके हैं। हमारे पास ये जो एम्ब्रियो सैक था, यहाँ पे जो एग था, इससे एक मेल गैमेट आके फ्यूज किया था। जब मेल गैमेट आके फ्यूज किया था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है? ये कन्वर्ट हो गया है जाइगोट में, ठीक है। और जाइगोट एक सिंगल सेल होती है, जाइगोट एक सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? जाइगोट एक सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड होती है। अब हमारा जो डाइकॉट सेल, ठीक है, क्या है? जो हमारा वो जो डाइकॉट सेल है वो दो सेल में डिवाइड होता है। किसमें? देखो मैं दो सेल बना रही हूँ, ठीक है। ये दो सेल है। जो ऊपर वाला सेल होता है ना, वो डिवाइड होता है, वो बनता है चल के आगे चल के हॉस्टोरियल सेल। क्या बनता है? आगे चल के वो बनता है हॉस्टोरियल सेल। और जो नीचे वाला सेल होता है, जो इसकी इसी में जो नीचे वाले सेल्स होते हैं वो बनते हैं सस्पेंसर सेल्स। क्या बनते हैं? सस्पेंसर सेल्स। और नीचे वाला एक और जो नीचे सेल बचा, ठीक है, वो आगे चल के बनाता है आपका एम्ब्रियो। फाइनली हॉस्टोरियल सेल, सस्पेंसर सेल बन गया, ऊपर वाले सेल में डिवीजन होके। ऊपर वाला सेल जो है लगातार डिवाइड करता है। सबसे ऊपर वाली जो सेल रहती है उसको हॉस्टोरियल सेल कहते हैं, और जो नीचे वाली सेल्स रहते हैं उनको सस्पेंसर सेल कहते हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ इनका नाम मेंशन है, इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो नीचे वाली सेल है इसे एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। ये आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगी, दिस इज एम्ब्रियोनल सेल। ये क्या है? एम्ब्रियोनल सेल है, ये आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगी। अब ये एम्ब्रियो कैसे बनाएगी? देखो आपको जो पूरा प्रोसेस है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, लेकिन फाइनली क्या होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। ये रहती है आपकी हॉस्टोरियल सेल, ठीक है। ये रहती है आपकी व्हाट? ये आपकी हॉस्टोरियल सेल, ये आपकी सस्पेंसर सेल, और ये जो है आपकी एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाई होती है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना हुआ है। बात समझ में? और फाइनली इसको आगे चल के ये जो दिखाया गया वो कैसे दिखाया गया है मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी सस्पेंसर सेल्स और यहाँ पे एम्ब्रियो, ये हॉस्टोरियल सेल दिखाई गई है। फाइनली तो ये तो पता है आपको हॉस्टोरियल सेल हो गई, ये आपको पता है सस्पेंसर सेल हो गई। ये क्या है? तो इन दोनों को दिखाया गया है कॉटिलिडन। कॉटिलिडन, इनको क्या दिखाया है? कॉटिलिडन। इस जगह दिखाया गया है प्लूम्यूल। इसको क्या दिखाया गया है? प्लूम्यूल। और इसको क्या दिखाया गया है? रेडिकल। बच्चों याद रखना इस तरीके से दिखाया गया। ये जो दो स्ट्रक्चर है उसको कॉटिलिडन, इसके कॉटिलिडन के जस्ट ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको दिखाया गया है प्लूम्यूल, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको दिखाया गया है रेडिकल। ये मैंने आपको बना के दिखाया डाइकॉट एम्ब्रियो। ये आपको मैंने बताया डाइकॉट एम्ब्रियो। तो आप क्या इतना वर्ड्स में लिख के आ सकते हो? नहीं। अगर डाइकॉट एम्ब्रियो पूछा तो आप इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करके आओ। कैसे कि जो आपका जाइगोट बना है वो दो सेल में डिवाइड करता है। एक ऊपर वाली सेल होती है, नीचे वाली सेल। ऊपर वाली सेल एपिकल सेल होती है, नीचे वाली सेल बेसल सेल होती है। जो एपिकल सेल होती है वो दो तरीके की सेल में डिवाइड करती है, हॉस्टोरियल सेल और सस्पेंसर सेल। और जो नीचे वाली बेसल सेल होती है उसी को एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं, वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाती है, ठीक है। हॉस्टोरियल सेल, सस्पेंसर सेल का काम हमारे में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है जो एम्ब्रियोनल सेल है या फिर बेसल सेल है वो आगे चल के हार्ट शेप एम्ब्रियो बनाने वाली है। हार्ट शेप एम्ब्रियो जो है आगे चल के मैच्योर कर जाता है। मैच्योर करके कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देता है, जिसमें जो नीचे वाला दो पोर्शन है दैट इज कॉटिलिडन, ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज रेडिकल, और कॉटिलिडन के जस्ट ऊपर क्या है? दैट इज
लुमियम। तो ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है और वर्ड्स में इतना आप लिखाओगे दैट इज सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एंडोस्पर्म, गिव इट्स टाइप्स, है ना। अब आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है। व्हाट इज एंडोस्पर्म, गिव इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज एंडोस्पर्म, गिव इट्स टाइप। ये क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन बाहर का एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में साफ साफ ये वाला क्वेश्चन मेंशन है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको अभी रीड करके दिखा दूंगी और एज इट इज जो एनसीईआरटी की लाइंस है उसको सिंप्लीफाई करके मैं आपका आंसर लिख दूंगी। देखो बच्चों, एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने एम्ब्रियो सैक बताया था कि एंडोस्पर्म बना कैसे। बच्चों देखिए, ये हमारा क्या था? एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई थे ना, वो फ्यूजन से पहले जस्ट बिफोर ट्रिपल फ्यूजन वो क्या होते हैं? वो दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं ना। इनिशियली इनकी जो पोलैरिटी होती है वो n+n होती है। ट्रिपल फ्यूजन से पहले जस्ट पहले वो क्या बन जाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई जो है वो बन जाते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। में उसको पेन कहते हैं, मैं लिख देती हूँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाते हैं। बात समझ में आई? और यहाँ पे एक मेल गैमेट आके फ्यूज करता है। जब मेल गैमेट एक आके फ्यूज करता है तो इसकी पोलैरिटी 3n हो जाती है, मतलब 2n+n। तो इन तीनों को मिला के 3n कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना, जब ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है, जब ये ट्रिप्लॉइड होता है, मैं पेज ऐड करके ही लिख देती हूँ, जब ये ट्रिप्लॉइड हो जाता है तो ये 3n है। अब ये डिवाइड करना शुरू करता है। ये क्या करता है? ये डिवाइड करना शुरू करता है। जब ये डिवाइड करना शुरू करता है तो ये एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? दिस फॉर्म्स एंडोस्पर्म। ठीक है, दिस एंडोस्पर्म, व्हाट इज दिस एंडोस्पर्म? व्हाई इट इज फॉर्म, है ना भाई। कोई भी चीज अगर बन रही है प्लांट में तो उसका कोई पर्पस होता है। तो इसका पर्पस क्या है? ये वो जो एंडोस्पर्म है वो क्यों बना? ये एंडोस्पर्म इसलिए बना टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, to provide nutrition to the developing embryo। ये टिश्यू इसलिए बना to provide nutrition to the developing embryo, means it is a nutritive tissue। बात समझ में आई? अब ये एम्ब्रियो का खाना है, या तो एम्ब्रियो इस खाने को पूरा खा लेगा या तो एम्ब्रियो इस खाने को कुछ नहीं खाएगा। अगर एम्ब्रियो इस खाने को पूरा खा लेता है ना, अगर एम्ब्रियो इस खाने को पूरा खा लेता है, मतलब ऐसी सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म बचा नहीं है, एम्ब्रियो इसको खा गया, वो कैसी सीड्स होती हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस। कैसी सीड्स होती हैं वो? एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स होती हैं। ठीक है, या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं। कैसी सीड्स होती हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। ये दोनों सेम है, चाहे एक्स एल्ब्यूमिनस का चाहे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स का। कुछ सीड्स पूरा एंडोस्पर्म नहीं खा पाती, पूरा खाना नहीं खाती, कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड। क्या कहते हैं उसको? एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, या फिर एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। आप एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी से मैं बताती हूँ आपको, पेज में बता दी हूँ, ये सेम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है ना, ये सेम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सो जो कंज्यूम कर लेते हैं पूरा का पूरा एंडोस्पर्म, उसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी ग्राउंडनट बीन्स। इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी ग्राउंडनट और बीन्स। और जो आपकी ये वाली सीड्स है उसमें दिया हुआ एग्जांपल कैस्टर एंड कोकोनट। कैस्टर एंड कोकोनट, ये आप इसको सी से याद रख सकते हो। C² क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड है। C² क्या है? एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं आपकी। ठीक है, अच्छा एक पार्ट और था क्वेश्चन का, डिफाइंड द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म में NCERT में 2 तरीके के एंडोस्पर्म मेंशन है। एक है
सेलुलर एंडोस्पर्म और एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या है? एक है सेलुलर एंडोस्पर्म और एक है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है बच्चों, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या, देखो एंडोस्पर्मल सेल थी है ना, जो कि ट्रिप्लॉइड थी, वो डिवाइड कर रही है। अगर वो डिवाइड करते साथ है ना, जब जब वो कैरियोकिनेसिस कर रही है साथ में साइटोकिनेसिस भी कर रही है, तो सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि साइटोकिनेसिस अलोंग विथ कैरियोकिनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, साइटोकिनेसिस साथ साथ हो जाती है कैरियोकिनेसिस के, तो सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कब बनता है? जब कैरियोकिनेसिस लगातार हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, बट साइटोकिनेसिस नहीं हो रही है, तो आपके फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। आप कोकोनट देखते हो, जो आप नारियल पानी पीते हो उसमें जो मलाई होती है ना सफ़ेद सफ़ेद, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो पानी है उसका दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों आप पीते हो उसे? क्यों वो आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा है? बिकॉज इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। ओके, चलो